students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 7 of Chemical Kinetics. In this lecture, we will be continuing with our previous lecture. Previous lecture में हमने जो टॉपिक कवर किया था that was concentration replaced by other quantities, other easily measurable quantities in the integrated rate law for a first order reaction. देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है वो होता है ln a नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में हम कंसंट्रेशंस को कुछ और क्वांटिटीज से रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आइडियल गैसेस के केस में हम कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस से रिप्लेस कर सकते हैं। ये चीज केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में ही पॉसिबल होती है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है ln a नॉट बाय ए टी, अगर आप ए नॉट को कुछ ऐसी क्वांटिटी से रिप्लेस करें जो प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन से, सिमिलरली ए टी को भी ऐसी क्वांटिटी से रिप्लेस करें जो कि प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन से, तो ऊपर और नीचे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स कैंसल आउट हो जाते हैं। So this is only possible with first order reactions. अब लास्ट लेक्चर में हमने 4 केसेस कवर करे थे. Now we will begin with case number 5. Suppose we are given a reaction. A gas is giving us B gas plus C solid. और हमें ये डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में. जब टाइम 0 है तो टोटल प्रेशर ऑफ B नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में. जब टाइम t हो गया तो टोटल प्रेशर ऑफ B गिवन है एज PT, और इनफाइनाइट टाइम पर टोटल प्रेशर ऑफ B इज गिवन एज P infinity, and we have to calculate the expression of rate constant using this data. So now let us see how we will do this question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? हम मान लेंगे कि जब टाइम 0 था तो इनिशियल प्रेशर ऑफ ए वाज पी नॉट, और टी टाइम पर सपोज ए का प्रेशर एक्स से डिक्रीज हो गया. फिर हम सी की अगर बात करें तो सी एक सॉलिड है, और सॉलिड्स का प्रेशर गैसेस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है. तो किसी भी समय पर सी का प्रेशर जो कि सॉलिड है उसका प्रेशर हम 0 ही लेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. हमें डेटा क्या दिया हुआ है? टाइम टी पर टोटल प्रेशर ऑफ बी पीटी दिया है, और इनफाइनाइट टाइम पर टोटल प्रेशर ऑफ बी इज गिवन एज पी इंफिनिटी. तो नाउ लेट अस बिगिन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और हमें रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालना है. तो बी का प्रेशर हमें टाइम टी पर और इनफाइनाइट टाइम पर दिया हुआ है. तो हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से कि टाइम जब 0 है तो हम मान लेंगे कि ए का प्रेशर है पी नॉट, बी का प्रेशर इनिशियली 0 होगा, और सी एक सॉलिड है तो उसका प्रेशर तो हमेशा ही 0 होगा इन कंपैरिजन टू गैसेस. अब जब टाइम टी हो गया तो मान लेते हैं ए का प्रेशर एक्स अमाउंट से डिक्रीज हो गया. तो जो बी का प्रेशर बना होगा टाइम टी पर वो होगा एक्स, और सी एक सॉलिड है तो इसका प्रेशर तो हमेशा हम 0 ही लेंगे. जब टाइम इंफिनिटी हो गया, यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो ए का प्रेशर 0 हो गया होगा और बी का प्रेशर पी नॉट हो गया होगा, और सी का प्रेशर तो 0 ही रहेगा. तो अब हमें इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में ये दी हुई है कि टाइम टी पर टोटल प्रेशर ऑफ बी इज गिवन एज पीटी. तो हम देख सकते हैं कि टाइम टी पर जो बी का प्रेशर होगा वो एक्स के बराबर होगा, यानी एट टाइम टी द प्रेशर ऑफ बी विच इज पीटी कैन बी रिटर्न एज एक्स. फिर हमें टाइम
जब इंफिनिटी हो गया तो बी का प्रेशर गिवन है एज पी इंफिनिटी, और हम देख सकते हैं कि पी इंफिनिटी पर बी का प्रेशर पी नॉट के बराबर होगा। अब हमें के का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है, तो के क्या होगा? के कैन बी रिटन एज 1/t ln a नॉट बाय at। यहां पर a नॉट और at क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम 0 एंड कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t, एंड सिंस इट इज अ गैस तो concentrations are proportional to their partial pressure। तो A का पार्शियल प्रेशर टाइम 0 पर P नॉट के बराबर था, और गैस A का पार्शियल प्रेशर टाइम T पर P नॉट माइनस एक्स के बराबर था। तो हम A नॉट को रिप्लेस कर सकते हैं P नॉट से, और AT को रिप्लेस कर सकते हैं P नॉट माइनस एक्स से। अब यहां पर हमें P नॉट और x तो दिया नहीं था, ये तो हमने अज्यूम करा था, बट बेस्ड ऑन द गिवन डेटा हमने निकाल लिया कि P नॉट विल बी इक्वल टू P इंफिनिटी एंड x विल बी इक्वल टू PT। तो हम के एक्सप्रेशन में P नॉट को लिख देंगे P इंफिनिटी, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, और x को लिख देंगे PT। तो ये एक्सप्रेशन इसका क्या आ जाएगा? P इंफिनिटी अपॉन P इंफिनिटी माइनस PT। So this is our expression for the rate constant for this case. So that's how we solve these cases। जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी होती है उन इंफॉर्मेशन का यूज करके हम रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 6। अब ये केस थोड़ा यूनिक है क्योंकि इस केस में रिएक्शन नहीं पता है। लेट द रिएक्शन बी अननोन, देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट and it is a gas. Some or all products are gases। तो अगर रिएक्शन नहीं पता है तो आपको ये तीनों इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए क्वेश्चन में। अभी तक जितने केसेस हमने देखे थे या तो ये दोनों गिवन था या ये दोनों गिवन थे, पर अगर रिएक्शन ही गिवन नहीं है तो फिर जरूरी है कि ये तीनों वैल्यूज गिवन होनी चाहिए अगर हमें रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। तो देखिए ऐसे केसेस में जो के की वैल्यू आएगी, के का डेरिवेशन तो काफी लेंदी है इस केस में, बट हमें केवल फाइनल रिजल्ट से ही मतलब होता है। तो ऐसे केसेस में जो के की फाइनल वैल्यू आती है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 1/t ln P इंफिनिटी माइनस P नॉट अपॉन P इंफिनिटी माइनस PT। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना चाहिए। जब भी तीनों वैल्यूज गिवन होगी ना तो रिजल्ट कुछ इसी फॉर्म का आएगा, वैल्यू एट इंफिनिटी माइनस वैल्यू एट टाइम 0 डिवाइडेड बाय वैल्यू एट इंफिनिटी माइनस वैल्यू एट टाइम t। आगे जाके हम सॉल्यूशंस का भी केस देखेंगे, तो सॉल्यूशन के केस में भी इसी प्रकार का फॉर्मूला आएगा, तब जबकि रिएक्शन अननोन है, यानी रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री हमें नहीं पता, रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं पता। बट अगर टोटल प्रेशर्स पता है टाइम 0 पर, टाइम t पर और इनफाइनाइट टाइम पर, तो रिएक्शन पता ना होने के बावजूद भी हम इसका के इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं केस नंबर 7। जो 1 to 6 सारे केसेस थे दे वर ऑल रिलेटेड टू आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के केस में हम कंसंट्रेशन को किससे रिप्लेस कर दे रहे थे? प्रेशर से।
अब जो केस है वो केस होंगे सोल्यूशन के, यानी जहां ए बी और सी लिक्विड है, यानी किसी सोल्यूशन का पार्ट है। तब हम क्या करेंगे, हम किस तरह से कंसंट्रेशन को किसी और इजीली मेजरेबल क्वांटिटी से रिप्लेस करेंगे, आइए देखें। नाउ लेट अस अज्यूम अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A goes to B plus C such that A, B and C are in solution. At time 0, a small amount of the solution is taken, cooled and titrated with a suitable reagent. तो जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो पर सिर्फ ए था सोल्यूशन में, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन इज क्वाइट लार्ज, उस सोल्यूशन में से थोड़ा सा सोल्यूशन बाहर निकाल लेंगे और जो सोल्यूशन हमने बाहर निकाला उसको कूल करेंगे। कूल क्यों करेंगे? टू स्टॉप द रिएक्शन फ्रॉम प्रोसीडिंग, क्योंकि अगर जब हमें मेजर करनी है वैल्यू, तो हम ये नहीं चाहते कि उस दौरान भी कंसंट्रेशन बदलता रहे, तो इसलिए हम रिएक्शन को ठंडा कर देते हैं ताकि रिएक्शन आगे ना बढ़े, रिएक्शन वहां थम जाए थोड़ी देर के लिए। फिर हम क्या करेंगे, उस रिएक्शन का टाइट्रेशन करेंगे विद अ सुटेबल रिएजेंट। लेट अस अज्यूम दैट the reagent reacts only with A and not with B and C. तो इस वाले केस में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो रिएजेंट है जिससे आप टाइट्रेट कर रहे हैं वो सिर्फ ए से ही रिएक्शन करता है, बी और सी से कोई रिएक्शन नहीं करता। आगे वाले केसेस में हम ऐसे रिएजेंट देखेंगे जो ए, बी और सी तीनों से रिएक्शन करते हैं। नाउ द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड एट टाइम टी। सेम प्रोसेस मतलब सोल्यूशन में से थोड़ा सा बाहर पार्ट बाहर निकालेंगे, उसको कूल करेंगे और जो थोड़ा सा पार्ट हमने बाहर निकाला उसका टाइट्रेशन करेंगे इसी रिएजेंट के साथ। तो आइए देखें इस केस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, अब यहां पर हमें दिया है कि जो फिक्स्ड वॉल्यूम आपने सोल्यूशन की निकाली, वो फिक्स्ड वॉल्यूम 2 ml 5 ml या कुछ x ml सोल्यूशन में से जो आप निकाल रहे हैं उसका हम टाइट्रेशन करा रहे हैं रिएजेंट के साथ। तो जो टाइम जीरो पर आपने सोल्यूशन के x ml निकाले उसको टाइट्रेट करने के लिए रिएजेंट की कितनी वॉल्यूम लग रही है? वी नॉट वॉल्यूम लग रही है इनिशियली। जब टाइम टी हो गया तो सेम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को टाइट्रेट करने के लिए अब जो रिएजेंट की वॉल्यूम लग रही है वो है वीटी के बराबर। बताइए वी नॉट ज्यादा होगा कि वीटी ज्यादा होगा? सोल्यूशन में से केवल ए ही तो है जो रिएक्शन कर रहा है रिएजेंट के साथ, और जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाता जा रहा है ए का अमाउंट कम होता जा रहा है। आप पहले भी एक्स एम एल निकाल रहे थे सोल्यूशन का, बाद में भी एक्स एम एल निकाल रहे हो सोल्यूशन का, पर पहले एक्स एम एल ऑफ सोल्यूशन में ए का अमाउंट ज्यादा था, अब एक्स एम एल सोल्यूशन में ए का अमाउंट कम है। तो यानी पहले जो रिएजेंट की वॉल्यूम लगेगी वो ज्यादा लगेगी क्योंकि पहले ए ज्यादा था, और टी टाइम के बाद चूंकि ए का अमाउंट कम हो गया है इसलिए उसको टाइट्रेट करने के लिए जो रिएजेंट की वॉल्यूम लगेगी वो भी कम ही लगेगी, यानी वीटी वी नॉट से कम होगा। तो हमें एक्सप्रेशन निकालना है रेट कांस्टेंट का अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन गिवन। तो अब देखिए इसको करने में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। हम कहेंगे, होपफुली दिस इज क्लियर, तो नाउ लेट अस लुक एट द स्ट्रैटेजी। तो हम कहेंगे जो वॉल्यूम ऑफ द रिएजेंट रिक्वायर्ड है फॉर द टाइट्रेशन, वॉल्यूम ऑफ reagent required for titration for titration would be
directly proportional would be directly proportional to the concentration of A. A का concentration solution में जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा वॉल्यूम तो रिएजेंट की लगेगी उसको टाइट्रेट करने के लिए। यानी मैं कह सकता हूं कि जो कंसंट्रेशन ए का इनिशियली था यानी ए नॉट, वो किससे प्रोपोर्शनल होगा? जो वॉल्यूम हमें रिएजेंट की इनिशियली लगी टाइट्रेशन करने के लिए। और जो कंसंट्रेशन ए का टी टाइम पर था वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जो वॉल्यूम रिएजेंट की हमें टी टाइम पर लग रही है। यानी जो के का एक्सप्रेशन होगा उसमें एन एन ए नॉट बाय ए टी की जगह मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं? ए नॉट बाय ए टी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं वी नॉट बाय वी टी से, क्योंकि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऊपर और नीचे आएंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिंपली ए नॉट बाय ए टी की जगह आई कैन राइट वी नॉट बाय वी टी, and this will be the expression of rate constant for case number 7. Now let us look at case number 8. For the same first order reaction, A goes to B plus C occurring in solution phase. Now let us assume that the reagent which is used for titration, the reagent reacts with all the species ए, बी और सी। अगर रिएजेंट तीनों के साथ रिएक्ट करता है विथ सिमिलर वैल्यू ऑफ एन फैक्टर, मतलब रिएजेंट तीनों से बराबर ही रिएक्ट करता है, एन फैक्टर सेम है। तो प्रीवियस केस में क्या था? रिएजेंट सिर्फ ए से रिएक्ट करता था, पर अब रिएजेंट ए से भी रिएक्ट कर रहा है, बी से भी रिएक्ट कर रहा है और सी से भी रिएक्ट कर रहा है, बट विथ सिमिलर एन फैक्टर। तो हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग डेटा। जब टाइम 0 है तो रिएजेंट की वॉल्यूम कितनी रिक्वायर्ड है? वी नॉट। और जब टाइम टी हो गया तो रिएजेंट की वॉल्यूम कितनी रिक्वायर्ड है? वी टी। देखें अब इस केस को हमें किस तरह से डील करना चाहिए। तो यहां पर रिएक्शन क्या है? ए इन सोल्यूशन is giving us B in solution and C in solution। और हमें ये बोला गया है कि जो रिएजेंट है जिसकी मदद से हम टाइट्रेशन कर रहे हैं वो ना सिर्फ ए से रिएक्ट करता है बल्कि बी और सी से भी रिएक्ट करता है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द रिएजेंट एट टाइम 0 कितनी दी है? वी नॉट के बराबर। और टाइम 0 पर तो सिर्फ ए ही होगा सोल्यूशन में, बी और सी तो होंगे नहीं। तो जितनी भी वॉल्यूम रिएजेंट की लग रही है वो ए के लिए ही लग रही होगी, वी नॉट। बी और सी के लिए इनिशियली रिएजेंट की कोई वॉल्यूम नहीं लग रही होगी। जब टाइम टी हो गया तो मान लेते हैं कि ए का कुछ अमाउंट रिएक्ट कर गया और बी और सी बन गए। तो ऐसा होने से जो रिएजेंट की वॉल्यूम टी टाइम पर ए के लिए लग रही होगी वो भी कम हो जाएगी। तो मान लेते हैं अब जो रिएजेंट की वॉल्यूम लग रही है वो है वी नॉट माइनस वाई के बराबर। और अगर इसका वाई वॉल्यूम कम हो गया तो रिएजेंट की वाई वॉल्यूम बी के लिए लग रही होगी और वाई वॉल्यूम सी के लिए लग रही होगी। यानी अब जो रिएजेंट की टोटल वॉल्यूम लग रही है वीटी
वो वी नॉट माइनस वाई प्लस वाई के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वाई प्लस वाई। तो वी टी कितना आ गया? वी टी आ गया वी नॉट प्लस वाई के बराबर, और यहां से y कितना आ गया? y आ गया वी टी माइनस वी नॉट के बराबर। अब हमें k निकालना है। k क्या होगा? k वुड बी इक्वल टू 1/t ln a नॉट बाई ए टी, और a नॉट बाई ए टी की जगह हम क्या लिखेंगे? v नॉट अपॉन वी नॉट माइनस वाई। तो वी नॉट तो हमें पता है, y हमें नहीं पता था, और y हमने इस इंफॉर्मेशन से निकाल लिया। तो अगर y इतना है तो वी नॉट माइनस वाई कितना होगा? वी नॉट माइनस वाई होगा वी नॉट माइनस वी टी माइनस वी नॉट के बराबर, यानी वी नॉट माइनस वाई हो जाएगा टू वी नॉट माइनस वी टी के बराबर। तो फाइनली के का एक्सप्रेशन क्या आ गया? वी नॉट माइनस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे? टू वी नॉट माइनस वी टी, यानी के आ जाएगा 1/t ln वी नॉट अपॉन टू वी नॉट माइनस वी टी। तो देखिए, दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू केस नंबर टू। केस नंबर टू में वहां पर आइडियल गैसेस थी, और हमें टोटल प्रेशर दिया था टाइम जीरो पर और टाइम टी पर। तो वहां पे भी सिमिलर एक्सप्रेशन आ रहा था, वहां आ रहा था एल एन पी नॉट अपॉन टू पी नॉट माइनस पी टी, और यहाँ पे भी सिमिलर एक्सप्रेशन आ रहा है। बस पी नॉट की जगह अब क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ द रिएजेंट, यानी वी नॉट अपॉन टू वी नॉट माइनस वी टी। नाउ लेट अस लुक एट केस नंबर 9। इन दिस केस वापस से सब सोल्यूशन में ही है। A moles of A are giving us B moles of B and C moles of C. Reagent reacts with all the species A, B and C. तो अभी भी reagent तीनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, A के साथ भी, B के साथ भी और C के साथ भी। अब हमें जो डेटा दिया है, जब टाइम जीरो है तो जो रिएजेंट की वॉल्यूम रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन, दैट इज वी नॉट। टाइम टी पर रिएजेंट की रिक्वायर्ड वॉल्यूम बदलकर हो गई वी टी, और इनफाइनाइट टाइम के बाद, यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो रिएजेंट की वॉल्यूम हो गई वी इंफिनिटी। बट हियर इज अ कैच, इन दिस रिएक्शन ए बी एंड सी आर नॉट नोन, मतलब हमें बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं पता है। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमें ए बी और सी के एन फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द रिएजेंट वो नहीं पता है, क्योंकि अगर एन फैक्टर पता होते हैं तो हम बैलेंस्ड रिएक्शन ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यदि एन फैक्टर नहीं पता, या फिर ऐसा कह दीजिए कि बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं पता और हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, तो ऐसा एक केस हमने आइडियल गैस वाले सिचुएशन में भी किया था, दैट वाज केस नंबर 6। वहां पे भी हमें बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं पता था। तो उस केस में, उसी केस से इंस्पिरेशन लेते हुए अब हम इसका एक्सप्रेशन भी कुछ वैसे ही लिख देंगे। देखिए, इस केस में के का एक्सप्रेशन आएगा के इज इक्वल टू 1/t ln वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंफिनिटी माइनस
Vt. So I am directly writing the expression for K, और आपको ये याद इस तरह से रखना चाहिए कि कभी भी रिएक्शन अननोन हो तो तीनों चीजों की जरूरत होगी, जीरो पर भी, टी टाइम पर भी, और इंफिनिटी टाइम पर भी। और ऐसे केसेस में हमेशा के क्या आता है, 1/t ln वैल्यू एट इंफिनिटी माइनस वैल्यू एट जीरो अपॉन वैल्यू एट इंफिनिटी माइनस वैल्यू एट टाइम t. तो सिंपली सिमिलर एक्सप्रेशन as was derived for the ideal gas equation जब रिएक्शन अननोन था, सिमिलर एक्सप्रेशन विल कम फॉर सोल्यूशन केस ऑल्सो। फर्क सिर्फ इतना है कि गैसेस के केस में हम कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस करते हैं, और सोल्यूशन के केस में हम कंसंट्रेशन को वॉल्यूम ऑफ द रिएजेंट से रिप्लेस करेंगे। सो यू शुड रिमेंबर सच एन एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं लास्ट केस of our topic, that is case number 10. Now let us assume that A, B and C are optically active compounds which rotate the plane polarized light in the clockwise or anti-clockwise direction. इसका मतलब कि A, B और C हो सकता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, यानी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा हो। सिमिलरली बी एंड सी दे माइट बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, यानी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे होंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे होंगे। अब हमें इस केस में ये डेटा गिवन है, जब टाइम जीरो है तो टोटल रोटेशन यानी रोटेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, टोटल रोटेशन इज गिवन एज आर नॉट इन डिग्रीज। टाइम टी पर टोटल रोटेशन है आर टी के बराबर, और टाइम इंफिनिटी पर यानी रिएक्शन ओवर होने के बाद जो टोटल रोटेशन निकल कर आता है वो है आर इंफिनिटी के बराबर। तो हमें इस केस में भी वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग डेटा। तो देखिए, जब भी आपको ये तीनों इंफॉर्मेशन दी हो, जीरो पर, टी पर और इंफिनिटी पर, तो के की वैल्यू हम उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से हमने केस नंबर 6 में निकाली थी आइडियल गैस के लिए। तो यहां पर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के वुड बी इक्वल टू 1/t ln r infinity minus r naught, r infinity minus r naught upon r infinity minus rt। जो भी वैल्यू दी होती है, जैसे गैसेस के केस में प्रेशर, सॉल्यूशंस के केस में वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के केस में टोटल रोटेशन इन डिग्रीज, यदि ये तीनों वैल्यूज दी हैं तो आपको के कैसे निकालना है, 1/t ln r infinity minus r naught अपॉन r infinity minus rt। So that is how we do such questions। अगर ये सारी वैल्यूज हमें दी हैं तो यहां सब्स्टिट्यूट करके हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कंसंट्रेशन निकालना ज्यादा इजी हो जाता है। आप कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर देते हैं उनकी ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू से डिग्रीज में, और ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यूज निकालना तो इजी है। थोड़ा सा सोल्यूशन आप निकालिए टाइम जीरो पर, उसको पोलैरिमीटर में रख दीजिए तो आपको टोटल ऑप्टिकल रोटेशन टाइम जीरो पर मिल जाएगा। फिर ऐसी थोड़ा सा सोल्यूशन निकालिए टाइम टी पर और रिएक्शन खत्म होने के बाद, और उनको रख दीजिए पोलैरिमीटर में, पोलैरिमीटर आपको
टोटल ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू बता देगा। और इसलिए सिंपली हम कंसंट्रेशन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? टोटल ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यूज। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। These two lectures were slightly more complicated, but अगर आप systematically case by case को follow करेंगे तो you will be able to understand all these cases. Next lecture में we will be covering the topics of parallel reaction and sequential reactions. Thank you.